वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिए हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो कि हाइड्रोग्राफ है, हाइड्रोग्राफ है। तो हाइड्रोग्राफ है अव्यय समय अपवाह, यानी कि रन ऑफ और टाइप। हाइड्रोग्राफ क्या है? रन ऑफ और टाइप। इसका पहला आंसर सही है, रन ऑफ और टाइप। 5 mm प्रति घंटा की तीव्रता वाली वर्षा को 5 mm घंटे की तीव्रता वाली वर्षा को मध्यम वर्षा कहती है के रूप में क्लासीफाई किया है। अगर 5 mm बारिश पड़ती है 1 घंटे के अंदर तो हम इसको क्या बोलेंगे? मध्यम वर्षा। इसको हम बोलेंगे मध्यम वर्षा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज का फार्मूला होता है Q बराबर A इंटू बी। डिस्चार्ज का फार्मूला होता है Q बराबर A इंटू। मानक वर्षा मापी का दूसरा नाम है, मानक वर्षा मापी का दूसरा नाम है साइमन वर्षा मापी। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है साइमन वर्षा मापी। तो मानक वर्षा मापी का दूसरा नाम क्या? साइमन वर्षा मापी। रन ऑफ मापा जाता है। तो रन ऑफ को जब मापते हैं हम mm के अंदर मापते हैं, mm के अंदर मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी। यहाँ पे देखो इन्होंने कहा था कि 5 mm, तो 5 mm में इन्होंने मापा, तो यानी कि जब वर्षा का मेजरमेंट कराया था वो mm के अंदर किया जाता है। उन्होंने कहा कि रन ऑफ को मापा जाता है mm में मापा जाता है। रन ऑफ का मान होता है 1 से कम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो 1 है, 1A है, यानी कि 1 से। तो रन ऑफ का जो गुणांक होता है का मान क्या होता है? वो हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक क्षेत्र का आकार, वर्षा की तीव्रता और मृदा की पोरोसिटी, उपरोक्त सभी। तो 7 का डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी। जैसे ही हमारी वर्षा रन ऑफ कोई प्रभावित करने वाली चीज़ें होती हैं, क्षेत्र का आकार, क्षेत्र बड़ा है तो उसका रन ऑफ अलग होगा, छोटा है तो उसका रन ऑफ अलग होगा। इस तरीके से वर्षा की तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ रेन, और मृदा की सांद्रता, यानी कि मृदा के अंदर पोरोसिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर छिद्र कितने हैं। रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक उपरोक्त सभी। क्षेत्र का आकार, वर्षा की तीव्रता और मृदा की सांद्रता। रेतीले क्षेत्र में अधिक वर्षा होने पर अफवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेतीले क्षेत्र में अधिक वर्षा होने पर तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा है ए। क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है। अफवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है। ज़्यादा होता है, कम होता है। एम के सिस्टम में अफवाह की इकाई, एम के सिस्टम में रनऑफ की इकाई कितनी है? रनऑफ की इकाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, घन मीटर प्रति सेकंड, घन मीटर प्रति सेकंड। रन ऑफ बढ़ता है वर्षा की तीव्रता में, रन ऑफ बढ़ता है वर्षा की तीव्रता में।
रन ऑफ बढ़ता है वर्षा की तीव्रता में। अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो रन ऑफ बढ़ता है। एक वर्षा मापी को अधिमानतः तय किया जाना चाहिए। 11 का आंसर है सी। अंतः स्यंदन क्षमता। प्रभाव बढ़ता है अंतः स्यंदन क्षमता। एक वर्षा मापी को अधिकतम एक वर्षा मापी को अधिमानतः तय किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सी, खुली जगह। जब हम किसी वर्षा मापी को मापते हैं तो वो हमें कहाँ मापना चाहिए? खुली जगह पर। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अफवाह क्षेत्र गुणांक रखा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में रन ऑफ का गुणांक रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो सी है, 1.70। 1.70 रखा जाता है। डिस्चार्ज क्यू बराबर 13 का ये, क्यू बराबर AIR/360 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। डीगन सूत्र है तो क्यू बराबर, इसका फार्मूला है डीगन सूत्र का, क्यू बराबर CM की पावर 3/4। क्यू बराबर CM की पावर 3/4। नदी निस्सरण निकालने की मुख्य आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? डी। नदी निस्सरण निकालने की मुख्य आवश्यकता है तो बांध और जलाशय की धारिता ज्ञात करने से, जल विद्युत उत्पादन कार्य, नदी सुधार में बाढ़ सुरक्षा हेतु, उपरोक्त सभी। मिश्रण मापने की विधि है, डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी, क्षेत्रफल वेग विधि, बियर विधि और निसार वक्र विधि। वेंचुरी फिल्म या मीटर फिल्म द्वारा मापा जाता है। 17 का एक, डिस्चार्ज वेंचुरी फिल्म और मीटर फिल्म द्वारा क्या मापा जाता है? डिस्चार्ज यानी कि मिश्रण। पानी का वेग मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वो है डी, ए और बी, तरंगों द्वारा और धारा मापी द्वारा। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, मेघालय, हिमाचल। 19 का जो हमारा आंसर है वो ए, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। खास तौर पे अगर हम इन चारों स्टेट में देखें तो अफवाह क्षेत्र मापा जाता है। अफवाह का जो क्षेत्र है, रेनो का जो क्षेत्र है वो मापा जाता है हेक्टेयर में। रन ऑफ जो होता है हमारा, तो रन ऑफ का जो क्षेत्र नापा जाएगा वो हमारा हेक्टेयर में नापा जाएगा। और रन ऑफ को जो हम मापते हैं, क्षेत्र जो नापते हैं वो हेक्टेयर में, रन ऑफ को जो हम मापेंगे, रन ऑफ जो हमारा होगा उसको MM में नापते हैं। तो वह क्षेत्र, और हम क्षेत्र को हमें मेजर करना है तो वह हेक्टेयर में करेंगे, और सिर्फ रन ऑफ कितना है उसको हम MM में ज्ञात करेंगे। रन ऑफ क्षेत्र की आकृति होती है पत्तीनुमा। जहाँ गहरे गड्ढे, झीलें, कटान, जंगल आदि ज़्यादा हो वहाँ अफवाह 22 का बी, 22 का बी कम होता है।
अगला क्वेश्चन आता है कि पानी को निचले तल से उठाकर सिंचाई करने की विधि कहलाती है। पानी को हम निचले तल से उठा रहे हैं तो इसकी हमारी विधि क्या कहलाएगी? ये हमारी विधि कहलाएगी जी सी। सी यानी कि छिड़काव। छिड़काव कैसे बोल दिया इसको? ए ऊर्ध्वाधर सिंचाई। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे पहला कि पानी को निचले तल से उठाकर सिंचाई करने की विधि कहलाती है उद्वहन यानी कि लिफ्ट इरिगेशन। जिन परतों से जल निकल जाता है और जो जल ग्रहण करती है, जल ग्रहण करती है वो हमारी कहलाती है परिवेशीय लेयर। परिवेशीय परत यानी कि परिवेशीय लेयर। बालू ग्रेवल सिल्ट उदाहरण है। बालू ग्रेवल सिल्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 का ही परिवेशीय लेयर में होता है बालू ग्रेवल। ऐसी जलधारी परतें जिनके सबसे ऊपर परिवेशीय स्तर और जिसके ऊपर कोई अन्य अपरिवेशीय परत नहीं। ऐसी जलधारी परतें जिनके सबसे ऊपर परिवेशीय स्तर जिसके ऊपर कोई अन्य अपरिवेशीय परत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है बी। अपैरुद्ध जल ग्रहण। भौम जल स्तर निम्न में से किस प्रकार पर निर्भर करता है? भौम जल। नंबर 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 का है डी। भौम जल स्तर वर्षा पर, तापमान पर और दाब पर कम गहरे को कहलाते हैं उथले कुएं। 6 का हमारा हो गया ए। कम गहरे कुएं कहलाते हैं हमारे उथले कुएं। अत्यधिक डिस्चार्ज वाला कुआं है जो बहुत ज़्यादा पानी निकालता है। तो डिस्चार्ज वाला कुआं हमारा कौन सा है? 7 का सी नलकूप। नलकूप हमारा एक ऐसा कुआं है जिससे हम बहुत ज़्यादा पानी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है तो रिसन हेड का मान क्वेश्चन नंबर 8 का ए बढ़ता है। रिसन हेड का मान बढ़ता है। जैसे जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है तो रिसन हेड का मान बढ़ता है। निम्न में से नलकूप का प्रकार है। 9 का डी कोटर, झर्रीदार, स्ट्रेनर। नलकूप में कोटर भी होते हैं, स्ट्रेनर भी होते हैं और हमारा झर्रीदार भी होते हैं। कुएं के पानी देने की क्षमता कहलाती है कुएं के पानी देने की क्षमता कहलाती है लब्धि कहलाती है। कुएं के पानी देने की क्षमता क्या कहलाती है? लब्धि। इसी तरह के हमारे क्वेश्चन कुछ आगे भी हैं जो बता रहे हैं अभी। निम्न में महंगी सिंचाई है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में महंगी सिंचाई है। तो 11 का जो हमारा आंसर है वो ए है नलकूप सिंचाई। वे नहर सिंचाई सस्ती बैठती है और नलकूप सिंचाई हमारी महंगी बैठती है। बेनहर अकाल के समय लोगों को रोजगार देने और भुखमरी से बचाने को खोदी जाती है। तो ये कौन सी नहर है? क्वेश्चन नंबर 12 बी राहत नहर। बेनहर जो अकाल के समय लोगों को रोजगार देने तथा भुखमरी से बचाने की खोदी जाती है वह कहलाती है हमारी राहत नहर। क्वेश्चन नंबर 13 जब नहर किसी एक कंटूर का अनुसरण करते हुए या इसके लगभग समांतर बनाई जाए तो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी।
पार्श्व ढाल नहर। क्वेश्चन नंबर 14, हेडवर्क से निकलने वाली नहर कहलाती है मुख्य नहर। हेडवर्क से निकलने वाली नहर कहलाती है मुख्य नहर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में किसमें जल गिरसन की शिकायत होती है? किसमें जल गिरसन की शिकायत होती है? 15 का ए, फ्लो इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 16, टैंक्स के अतिरिक्त जल बाहर निकालने के लिए बांध में उचित स्थल पर बनाए जाते हैं। 16 का बी, बियर। टैंक से अतिरिक्त जल बाहर निकालने के लिए बांध में उचित स्थल पर बनाए जाते हैं। बियर। निम्नलिखित में से किसी नहर सिस्टम के भाग का सही क्रम चुनें। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, 17 का आंसर है बी। तो बी में क्या है? प्रमुख कार्य, फिर मुख्य नहर, शाखा नहर और डिस्ट्रीब्यूशन नहर। अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रमुख नहर हमारी होगी वाली प्रमुख नहर, फिर मुख्य नहर, शाखा नहर और डिस्ट्रीब्यूशन नहर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए। चलिए इसको हम नहीं कर रहे, बहरहाल इसका ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, 200 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली सिंचाई अंतर्गत आती है। 19 का ए, लघु। 200 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली सिंचाई हमारी कहलाती है लघु सिंचाई। गुरुद्वीय नहर में फुल सप्लाई लेवल है। गुरुद्वीय नहर में फुल सप्लाई लेवल है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी, जमीन स्तर से केवल कुछ सेंटीमीटर ऊपर। जमीन स्तर से केवल कुछ सेंटीमीटर ऊपर। अब आगे चलिए साहब, केनाडी के सिद्धांत द्वारा चैनल के एक अद्वितीय डिजाइन के लिए, केनाडी के सिद्धांत द्वारा चैनल के अद्वितीय डिजाइन के लिए नंबर सी, इसकी चौड़ाई और गहराई अनुपात केवल ज्ञात होना चाहिए। इसका आंसर कौन सा होगा जी? सी, इसकी चौड़ाई गहराई अनुपात केवल ज्ञात होना चाहिए। जब नहर में पानी का वेग ऐसा हो कि नहर खंड में न तो सिल्टिंग हो और न ही निघर्षण हो, तो इस वेग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा है बी, क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग का मतलब क्या हुआ कि जब उन्होंने बोला कि जब नहर में पानी का वेग ऐसा हो कि नहर खंड में न तो सिल्टिंग हो और न ही निघर्षण हो, तो इस वेग को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। फुल सप्लाई डिस्चार्ज पर नहर में पानी का जो मैक्सिमम तल होता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, फुल सप्लाई लेवल। सिंपल सी बात। फुल सप्लाई डिस्चार्ज पर नहर में पानी का जो मैक्सिमम तल होता है उस तल को कहते हैं फुल सप्लाई लेवल, FSL। क्रांतिक वेग अनुपात होता है क्रांतिक वेग। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, M बराबर बी अपॉन बी नॉट। M बराबर बी अपॉन बी नॉट। तो बी क्या हमारे पास? नहर पानी का वेग नहर खंड में न तो सिल्टिंग और न ही निकल सकता, तो इस वेग को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। चेजी सूत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5,
का ए। चौथे सूत्र का है हमारा बी बराबर सी अंडर रूट आर सी। बी बराबर सी अंडर रूट आर सी। ये चीज का सूत्र। नहर में पानी का वेग जितना अधिक होगा भंवर उतनी ही नहर में पानी का जितना भंवर उतनी ही अधिक होगी। नहर में पानी का वेग जितना अधिक होगा भंवरें उतनी ही अधिक होंगी। जिस नहर में न तो सिल्टिंग है और न ही निगर्सल है तो उसे कहते हैं। 7 का बी प्रचलित नहर है, उसे कहते हैं प्रचलित नहर है। रूस्ता गुणांक एन दर्शाता है। रूस्ता गुणांक एन दर्शाता है चैनल खंड के आधार और साइडों की रूक्षता। सिल्टिंग के कारण नहर का खंड घट जाता है और नहर की पानी ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। सिल्टिंग के कारण नहर का खंड घट जाता है। सिल्टिंग के कारण नहर का खंड घट जाता है और नहर की पानी ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। केनेडी सिद्धांत में कमी है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। तो बी अपॉन डी का अनुपात का महत्व नहीं दिया गया। चलिए इसका मतलब 11 किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है कि किनारों से उत्पन्न भंवरों के बल का ऊर्ध्वाधर घटक शिल्ड को निलंबित रखने में सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए लेसी का। केनाडी ने केवल नहर की तली से उठने वाली भंवरों की ओर ध्यान दिया जबकि लेसी ने इसकी तली से साइड दोनों सतहों से उत्पन्न। तो लेसी ने क्या कराया कि इसके द्वारा लेसी के द्वारा यह सिद्धांत किनारों से उत्पन्न भंवरों के बल का वर्टिकल घटक शिल्ड को निलंबित रखने में सहायता करता है। तो इसने वर्टिकल भी दिया और हॉरिजॉन्टल भी दिया। ये केनाडी ने जो दिया वो सिंपल एक ही दिया। लेसी के अनुसार पानी की गति गहराई पर निर्भर न करके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी द्रवीय मध्य गहराई पर निर्भर करती है। द्रवीय मध्य गहराई पर निर्भर करती है। नहरों में शिल्ड की समस्या किस कारण होती है? अपर्याप्त निलंब ढालेगाड़, दोषपूर्ण मोड़ेगाड़, नहर का रीजन में न होने का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा है उपरोक्त सभी। तो इन्होंने लिखा कि नहर में शिल्ड की समस्या किस कारण होती है? अपर्याप्त अनुलंब ढालेगाड़, दोषपूर्ण मोड़ेगाड़, नहर का रीजन में न होना। बर्म का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए निरीक्षण। नहर की ढाल रखी जाती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। 16 का हमारा आंसर है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। जब नहर का अनुप्रस्थ काट पूर्ण से भराव में हो तब एफएसएल रखा जाता है। पूर्ण से भराव में, अब भराव में हमने करा है, फिलिंग में करा है तो एफएसएल रखा है सबसे नीचे जीएल बीएल के मध्य, सबसे ऊपर जीएल के ऊपर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी जीएल और बीएल के मध्य। नहर के अनुप्रस्थ काट आंशिक कटान तथा आंशिक भराव में बर्म रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा है ए 1.5। मोटर वाहनों
तथा अन्य यातायात को नहर में फिसलने से रोकने के लिए बनाया जाता है। मोटर वाहन तथा अन्य यातायात को नहर में फिसलने से रोकने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का बी, डोला। जब कच्ची नहर के आधार तथा साइडों पर अप्रवेशी पदार्थ अस्तर लगाया जाता है तो उस नहर को अस्त्रीकरण कहते हैं। लाइनिंग की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी, निर्माण व्यय, आयु, अनुरक्षण, उपरोक्त सभी। लाइनिंग से क्या लाभ है? लाइनिंग से क्या लाभ है? नहर खंड का दृढ़ होना, जल गिरफ्तार से बचाव, पानी की चोरी पर कंट्रोल, उपरोक्त सभी। लाइनिंग का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी, कंक्रीट, टाइल्स, सीमेंट, चूना। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, और मैंने आपको कुछ इरिगेशन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो बताए हैं, और अभी इसके हम आगे 2 लेक्चर और लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी इरिगेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव डेटा है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर किसी नए टॉपिक पर बात करें।